Hi guys, welcome back to my lecture series of economics. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने वो सिर्फ 20 मिनट्स का वीडियो रखा था। वो जो मैंने आपको वहां पे समझाया वो मैंने यहाँ पे नोट किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे के जो कंसेप्ट एंड डिफरेंस करोगे, उसकी जो प्रॉपर्टीज है, फीचर्स एंड डिफरेंस करोगे, वो मैं आपको समझाऊंगा। और जो शेप होते हैं डिफरेंस करोगे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कमोडिटीज में, वो भी आपको मैं समझाऊंगा। इसका आप स्क्रीन शॉट लीजिए, ठीक है, और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं हटता हूँ पीछे। आई होप आप लोगों ने स्क्रीन शॉट लिया होगा। ओके, हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, यहाँ मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज, कोई भी कमोडिटी, अगर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तो वो हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जब तक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है वो हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। मतलब जब तक उसका एक एक्स्ट्रा यूनिट हम कंज्यूम करते जाएंगे हमें यूटिलिटी मिलेगी, मगर कुछ यूटिलिटी मिलेगी, यानी जीरो या नेगेटिव नहीं मिलेगी, यानी पॉजिटिव है यूटिलिटी, तब तक वो हमें सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी प्रोवाइड करेगी। जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी या नेगेटिव चली जाएगी, वो हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड नहीं करेगी। उसकी यूटिलिटी जीरो हो जाएगी, वो नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तब तक वो हमें सेटिस्फैक्शन हमें वो सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। उसकी टोटल यूटिलिटी भी पॉजिटिव होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। जो मैंने मार्जिनल यूटिलिटी आपको कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में आपको बताया कि कैसे वो धीरे धीरे कम होते हैं, फिर जीरो चले जाते हैं और फिर नेगेटिव हो जाती है। आप वो लेक्चर देख सकते हैं मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैंने लास्ट में आपको बताया था कि अगर हम दो कमोडिटीज लेते हैं, दो कमोडिटीज हम इसलिए लेते हैं क्या कि टू डायमेंशनल जो ग्राफ है उसमें हमें आसानी होती है समझने में। ठीक है, टू कमोडिटीज अगर लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल एप्पल और मैंगोज। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक बंडल है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एप्पल है और 13 मैंगोज है। ठीक है, अगर ये हमें कोई यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक यूटिलिटी, ये कॉम्बिनेशन ये है, ये हमें एक पर्टिकुलर यूटिलिटी, हमें नहीं पता क्या कितनी यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यूटिलिटी जो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है वो बोलता है कि यूटिलिटी हम मेजर नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कितनी यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। बट से फॉर एग्जाम्पल एक लेवल ऑफ यूटिलिटी, हमें एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ये प्रोवाइड करता है। अगर हमें सेम सेटिस्फेक्शन चाहे किसी इन्हीं दो कमोडिटीज की कोई कोई और कॉम्बिनेशन हो, और अगर हमें सेम सेटिस्फेक्शन चाहिए तो हमें कैसे मिलेगी वो? ठीक है, कोई और कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो एप्पल लेते हैं, एप्पल का एक यूनिट हम बढ़ाते हैं, दो एप्पल करते हैं, लेकिन अगर हम मैंगोज 13 ही रखेंगे तो सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगी इससे? क्या हमें इस और इस कॉम्बिनेशन से सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगी? ये कॉमन सेंस है, इससे हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तब तक इससे हमें सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। हम एज्यूम करते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। तो अगर देखें क्यों क्यों यहाँ इससे हमें सेम सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिलेगी, ज्यादा क्यों मिलेगी? क्योंकि इसमें दो यूनिट्स हैं एप्पल की और 13 मैंगोज हैं। दो एप्पल और 13 मैंगोज, एक एप्पल ऐड हुआ तो उससे मार्जिनल यूटिलिटी उसकी होगी कुछ ना कुछ। ठीक है, तो उसमें जो टोटल यूटिलिटी है, जो टोटल सेटिस्फेक्शन है हमें यूटिलिटी है इस कॉम्बिनेशन से, वो ज्यादा होगी। इस कॉम्बिनेशन की यूटिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस कॉम्बिनेशन हैविंग 1 यूनिट ऑफ एप्पल एंड 13 यूनिट ऑफ मैंगोज। सो सेम सेटिस्फेक्शन के लिए अगर हमें एक और एप्पल ऐड करना है इस कॉम्बिनेशन में, अगर हमें इस एप्पल में एक और ऐड करना है, अगर हमें दो एप्पल लेने हैं तो कुछ मैंगोज को हमें कम करना है। ठीक है, ताकि हम सेम सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे रहें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम 3 मैंगोज को कम करें। ठीक है, ऑब्वियसली अभी एप्पल एक ही है तो मार्जिनल यूटिलिटी अभी ज्यादा होगी एप्पल की। मैंगोज 13 है, इसमें मार्जिनल यूटिलिटी कम, क्योंकि ज्यादा है तो मार्जिनल यूटिलिटी कम है। तो एक एप्पल के लिए हमने कितने सब्स्टिट्यूट किए? ठीक है,
एक सॉरी 3 मैंगोज के लिए कितने एप्पल हमने सब्स्टिट्यूट किए, यहाँ हमने छोड़ दिए 3 मैंगोज, उसके बदले एक एप्पल लिया। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, 3/1। हमने 3 मैंगोज को छोड़ दिया, 1 एप्पल को सब्स्टिट्यूट किया 3 मैंगोज के बदले, तो रेट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है 3 यहाँ पे। इसी तरह अगर हमें एक और कॉम्बिनेशन ली, हमने 3, अब ये अगर फॉर एग्जांपल एक ए कॉम्बिनेशन है, ये बी है, सी कॉम्बिनेशन में अगर हम 3 एप्पल लें, तो हाँ अगर हम देखें यहाँ पे हम 8 करते हैं, फॉर एग्जांपल जो नंबर ऑफ मैंगोज है 8 करते हैं। एक और एक्स्ट्रा एप्पल लेने के लिए मैंने कितने मैंगोज एक कितने मैंगोज मैंने छोड़ दिए, 2, यानी मैंने एक एप्पल सब्स्टिट्यूट किया कितने मैंगोज के बदले 2, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितनी होगी, 2। ठीक है, इसी तरह अगर हम एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल 4 एप्पल, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 7 ही करता हूं मैं, जो मैंगोस है एक ही मैंगो छोड़ता हूं एक एप्पल के बदले। तो अगर देखें तो यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 होगी, 1:1 1 मैंगो मैंने छोड़ दिया, एक और एप्पल को सब्स्टिट्यूट किया मैंने एक मैंगो के बदले। ठीक है, यहाँ मैंने एक एप्पल को सब्स्टिट्यूट किया 3 मैंगोज के बदले, यहाँ मैंने एक एप्पल को सब्स्टिट्यूट किया 2 मैंगोज के बदले, और यहाँ पे मैंने एक एप्पल को सब्स्टिट्यूट किया सॉरी एक मैंगो के बदले। तो जो आप अगर आप देखेंगे पहले मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन थी 3, ठीक है, उसके बाद थी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 2, और उसके बाद मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 थी। ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर आप देखें तो ये डिमिनिश हो गई। इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये मोस्ट ऑफ गुड्स के लिए अप्लाई होता है, जो नॉर्मल गुड्स होते हैं ना, जो भी नॉर्मल गुड्स होते हैं वो उनके लिए अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है, नॉर्मल गुड्स के लिए। ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये नॉर्मल गुड्स के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, ऐसे भी गुड्स हैं जिनमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट होता है, डिमिनिश नहीं होता है, बराबर होता है। ठीक है, और ऐसे भी गुड्स होते हैं जिनमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा कि जब हम पहले गुड का यूनिट इंक्रीज करते हैं, जो दूसरे गुड के यूनिट्स हैं जो हम छोड़ते हैं, लेकिन on addition of every extra unit of one good we keep on decreasing the number of units that we forgo। ठीक है, तो इस तरह से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज होती है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, यहाँ पे मैंने आपको पूरी तरह से समझाया। ठीक है, अगर हम ग्राफ बनाएं, जो मैं लास्ट टाइम आपको स्केड्यूल दिखाया था, एक टेबल बनाया था, वो आप देख सकते हैं, वहां से रेफर कर सकते हैं आप। अगर ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एप्पल है, यहाँ से है हमारे पास मैंगो 0 1 2 3 4, यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ से थोड़ा मैं नजदीक लेता हूँ यूनिट्स। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15। जो पहली कॉम्बिनेशन थी वो जो मैंने आपको बताया था, उसमें एक एप्पल था और 13 मैंगोज थी। ठीक है, ए कॉम्बिनेशन। तो ए कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैं बनाता हूँ ये। ठीक है, यहाँ पे ए कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसके बाद दूसरे में 2 10 था, 2 एप्पल्स एंड 10 मैंगोज, तो वो यहाँ पे बनेगी बिल्कुल यहाँ। ठीक है, तीसरी कॉम्बिनेशन थी 3 and 8। ठीक है, 3 and 8 तीसरी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगी, ये 8 9
जो डी कॉम्बिनेशन है उसमें ये सी कॉम्बिनेशन, ये डी कॉम्बिनेशन, इसमें 4 एंड 7, ठीक है। ये 7, डी कॉम्बिनेशन। अगर हम इनको मिलें तो हमें मिलेगी एक इंडिफरेंस करो, सॉरी ये सारा मिट गया। अगर हम इनको मिलाएं तो एक इंडिफरेंस करो हमें मिलती है। इंडिफरेंस करो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी पॉइंट है ना सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। कंज्यूमर इंडिफरेंट होता है, वो कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करेगा क्योंकि उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिलती है हर एक कॉम्बिनेशन से। इससे 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 सेम सेटिस्फेक्शन मिलती है, इसलिए कहते हैं इसको इंडिफरेंट करो। क्योंकि कंज्यूमर को फर्क ही नहीं पड़ता कि ये कॉम्बिनेशन चूज करे ये या ये, क्योंकि हर कोई कॉम्बिनेशन को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए कहते हैं इसको इंडिफरेंस करो। ये जो इंडिफरेंस करो है ना, अगर आप देखें ये इसका ये जो है ना ये कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन है, ठीक है। ये जो और इसका स्लोप जो है नेगेटिव स्लोप है। इसका नेगेटिव स्लोप क्यों है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इसके फीचर्स पढ़ेंगे हैं इंडिफरेंस करो के, इसके क्या फीचर्स हैं और इसका स्लोप क्यों नेगेटिव रहता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये फॉर मोस्ट ऑफ द गुड्स, जिनको हम नॉर्मल गुड्स भी बोलते हैं, ये जो इंडिफरेंस करो है ये कन्वेक्स टू द ऑरिजिन होती है। कन्वेक्स मतलब इसमें ये होता है ना, इसमें ये बैंड जैसा अंदर जैसा ऐसे ऐसे कन्वेक्स टू द ऑरिजिन होती है। ये ऐसे ऑरिजिन जो ये है ऑरिजिन, इसके ये जो है इसका ये जो करो है ये इस ऑरिजिन की तरफ है, इसको कहते हैं कन्वेक्स टू द ऑरिजिन। ये ऑरिजिन की तरफ कन्वेक्स है तो इसको कहते हैं कन्वेक्स टू द ऑरिजिन। तो नॉर्मल गुड्स के लिए ये कन्वेक्स टू द ऑरिजिन होती है और इसका स्लोप नेगेटिव होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है और इसका मतलब नेगेटिव स्लोप होता है, ठीक है। मैं इंक फिल करता हूं। ओके फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। पहला फीचर है शेप इसकी, जो मैंने आपको बताया ना, फॉर नॉर्मल गुड्स, फॉर नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स के लिए इंडिफरेंस कर्व की शेप होती है कन्वेक्स टू द ऑरिजिन, ठीक है। नॉर्मल गुड्स के लिए शेप जो इंडिफरेंस की कर्व की होती है वो कन्वेक्स टू द ऑरिजिन होता है। क्यों होता है कन्वेक्स टू द ऑरिजिन? क्योंकि ये होता है बिकॉज ऑफ DMRS, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। जब हम एक्स्ट्रा यूनिट, फॉर एग्जांपल एक कमोडिटी, फॉर एग्जांपल कमोडिटी एक्स हम एक्स्ट्रा यूनिट लेते हैं, उसके लिए हमें पहला यूनिट लेंगे तो हमें से सम अमाउंट, हमें फॉर एग्जांपल 4 हमें छोड़ने पड़े y के, ठीक है। अगर हम दूसरा यूनिट लेंगे तो हमें 3 ही छोड़ने पड़ेंगे, इसी तरह ये काम होगा। मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, जो हर एक एक्स्ट्रा यूनिट हम कितनों के लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वो यूनिट्स कम हो जाएंगे। पहले हम 4 यूनिट्स के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा यूनिट हम 3 ही यूनिट्स के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो मैंने आपको बता दिया। तो ये जो इसकी वजह से जो डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, इसकी वजह से ये कन्वेक्स टू द ऑरिजिन होती है। अब बताओ कि कैसे ये कन्वेक्स टू द ऑरिजिन कैसे होता है। देखिए, अगर आप ये 2 पॉइंट लेंगे, ये 2 पॉइंट अगर हम यहां से इसको यहां से जोड़ें और यहां से जोड़ें, देखिए यहां से इसको मैं यहां से जोड़ता हूं,
यहां से यहां मैंने इंक्रीज की ये कमोडिटी, फॉर एग्जांपल कमोडिटी एक्स, और इसके लिए मुझे कितनी छोड़नी पड़ी, यहाँ इतना छोड़ना पड़ा, मतलब इतने के लिए मुझे इतना ज्यादा छोड़ना पड़ा। अगर हम मैं यहाँ पे देखता हूं, यहाँ पे मैं इतना ये क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा हूं, और मुझे पहले कम छोड़ना पड़ा, ज्यादा छोड़ना पड़ा, अब मुझे कम छोड़ना पड़ा। ये जो मैं छोड़ता हूं, जिसके लिए जितने के लिए मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं ये एक यूनिट, वो कम कम होता जा रहा है, क्योंकि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो नॉर्मल गुड्स के लिए कम होता है। जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश होता है नॉर्मल गुड्स के लिए, इसलिए नॉर्मल गुड्स के लिए जो इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स टू द ऑरिजिन होती है। ठीक है, downward sloping and convex to the origin for नॉर्मल गुड्स के लिए। और डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होते हैं? कोई भी कर्व कब डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी? फॉर एग्जांपल ये कर्व लेते हैं, अगर हम ऐसे कर्व ड्राएंगे, ये होगी अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग क्यों? यहां से ये इंक्रीज होता है, यहां से ये इंक्रीज होता है, इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है? अगर एक पैरामीटर यहां से, अगर ये पैरामीटर इंक्रीज होता है और ये पैरामीटर डिक्रीज होता है, इसका मतलब है इसका स्लोप डाउनवर्ड बनेगा। देखिए कैसे, अगर फॉर एग्जांपल ये हम लेते हैं 1 2 3 4, यहां पे अगर हम देखें ये भी एक यूनिट है और ये भी एक यूनिट है, इस पॉइंट पे अगर देखेंगे, ठीक है, ये भी इंक्रीज हो रहा है और यहां से ये भी इंक्रीज हो रहा है, यहां से ये इंक्रीज हो रहा है, यहां से ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग बनती है। ये जो कर्व है यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग बनती है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कब बनेगी? डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगी ये ऐसे अगर होगी, ठीक है, फिर ये कन्वेक्स होगी, स्ट्रेट होगी, कनकेव होगी, लेकिन स्लोप इसका डाउनवर्ड ही होगा, अपवर्ड ऐसे नहीं होगा, ऐसे डाउनवर्ड होगा। डाउनवर्ड क्यों होता है? जब एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है और एक डिक्रीज होती है, उसको तब जो हमें कर्व या लाइन, हमें जो लाइन मिलती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देखें, यहाँ से एक्स, यहाँ से वाई, अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसका 1 यूनिट है और इसके 9 यूनिट्स हैं, इसके जब 2 यूनिट्स होते हैं, इसके फॉर एग्जाम्पल से 8 यूनिट्स होते हैं, तो ये इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ। अगर यहाँ देखिए, इसके फॉर एग्जाम्पल अगर 4 यूनिट्स हैं, इसके फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं 5 यूनिट्स हैं, तो ये इंक्रीज हो रहा है, ये यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए जो कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। मतलब जब एक कमोडिटी जो अगर देखें डेल एक्स पॉजिटिव है और जो डेल वाई है ये नेगेटिव है, तब जो कर्व होती है हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग मिलती है। डेल एक्स क्या है? डेल एक्स है फॉर एग्जाम्पल 2 - 1, फाइनल वैल्यू इसका 2 है, यहाँ पे हो गया पॉजिटिव। और डेल वाई क्या है? यह है 8 - 9, फाइनल वैल्यू यहाँ पे 8 है, इनिशियल वैल्यू क्या था 9, 8 - 9, ये -1 है, ये नेगेटिव है। डिमिनिशिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कैसे होती है। एक वेरिएबल पॉजिटिव है, दूसरा वेरिएबल जो है नेगेटिव है, एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है, इसलिए जो कर्व हमें मिलती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ठीक है, बी परफेक्ट कंप्लीमेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, ये तो नॉर्मल गुड्स की बात मैंने की, कन्वेक्स टू द ऑरिजिन होती है, इंडिफरेंस करो। परफेक्ट कंप्लीमेंट्स होते हैं, वो होते हैं अगर आपके पास दो चीजें हैं, फॉर ए और बी, ए और बी आपस में परफेक्ट कंप्लीमेंट्स, सॉरी परफेक्ट सबस्टिट्यूट्स की बात है, परफेक्ट कंप्लीमेंट्स अलग हैं, परफेक्ट सबस्टिट्यूट्स की मैं बात कर रहा हूं। परफेक्ट सबस्टिट्यूट्स कब होंगे आपस में? अगर इसका 1 यूनिट है और इसका 1 यूनिट है, अगर आप टोटल कितनी हुई 2 यूनिट्स, इसका 1 यूनिट, इसका 1 यूनिट, अगर आप ए के ही 2 यूनिट लेंगे तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी आपको? हाँ, क्योंकि ए पूरा सबस्टिट्यूट कर रहा है बी को, ए का 1 यूनिट substitutes the 1 unit of A substitutes fully the
1 यूनिट ऑफ बी बिकॉज दीज आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा किसी का भी हो। ठीक है, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स वो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं जो एक दूसरे को परफेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं। परफेक्टली सब्स्टिट्यूट करना क्या क्या मतलब है कि अगर आप एक यूनिट के बदले आप दूसरे का एक यूनिट ले सकते हैं, क्योंकि ये परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है। अगर आपके पास ए के फॉर एग्जांपल 2 यूनिट है और बी के 1 यूनिट है, वो कितने हुए 3 यूनिट। आप एक्स्ट्रा एक यूनिट ए का लेंगे और 3 यूनिट करेंगे बी को, आप छोड़ सकते हैं कंप्लीटली, क्योंकि ये पूरी सेटिस्फेक्शन आपको ए के 3 ही यूनिट्स आपको पूरी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आपको बी के 1 यूनिट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए इसका एक यूनिट पूरा सब्स्टिट्यूट करता है इसके एक यूनिट को। ठीक है, इसको कहते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टेबल में बनाता हूं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स को बोलने के लिए, समझाने के लिए। अगर आपके पास है फॉर एग्जांपल ऐसे ही हम कॉम्बिनेशंस लेते हैं। अगर हमारे पास है 5 रुपी कॉइन, ये आपके एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल है, और यहां पे लेता हूं मैं 5 रुपी नोट। ये इसकी क्वांटिटी Q2, ये इसकी क्वांटिटी Q1। अगर हमारे पास मेरे पास है एक कॉम्बिनेशन ए में मेरे पास है 5 रुपी कॉइन, 5 कॉइन है 5 रुपी के। ठीक है, और 5 रुपी नोट के मेरे पास 10 नोट्स हैं, 10 नोट है 5 रुपए के। अगर आपको कोई बोले कि एक और कॉइन ले लो, ठीक है, 6 कॉइन कर दो, और यहां पे अगर आपको बोले एक नोट छोड़ दो 5 रुपए का, आपको कोई फर्क पड़ेगा? रियल लाइफ एग्जांपल मैं दे रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी भी सेम वैल्यू है, इसकी भी वही वैल्यू है। एक 5 रुपए का नोट मैंने छोड़ दिया, उसके बदले एक 5 रुपए की कॉइन मैंने ले ली। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहां पे मैं कहता हूं, मैं लेता हूं फॉर एग्जांपल 8, और यहां पे मैं 7 कर सकता हूं, क्योंकि जो मैंने 2 कॉइन छोड़ दिए 5 रुपए के, सॉरी 2 कॉइन और ले लिए मैंने 5 रुपए के, और 2 नोट्स मैंने छोड़ दिए 5 रुपए के, वो भी 10 हो गए, ये भी 10 हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये परफेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं एक दूसरे को, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 छोड़ दिए और यहाँ पे 2 ले लिए। तो अगर आप सोचेंगे, अगर आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ ऐड करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे 3 ले लिए, ठीक है, या 4 ले लिए, 12 कर दे इसको, यहाँ मैं 4 छोड़ सकता हूँ, यानी मैं 3 कर सकता हूँ इसको। ठीक है, अगर आप देखें, क्योंकि हर एक यूनिट को परफेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं, फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये भी मेरे पास 15 रुपए, सॉरी अगर मैं देखो यहाँ पे 5 रुपए के 5 कॉइन है, 10 नोट, 5 रुपए के 10 नोट है, और 5 रुपए के 5 कॉइन है। 5 रुपए के 5 कॉइन 25 रुपए हो गए, और 5 रुपए के ये हो गए 50 रुपए, टोटल 75 रुपीज हो गए मेरे पास। तो यहाँ भी 75 है। ठीक है, हर एक कॉम्बिनेशन में मेरे पास 75 रुपीज है, तो हर एक कॉम्बिनेशन में मुझे एक तो सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और ये एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। जब ऐसी बात होती है, अगर हम यहाँ पे हम छोड़ सकते हैं पूरे का, ये जो है, अगर हम फॉर एग्जांपल 15 यहाँ पे हम 0 कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने सिर्फ कॉइन्स ले ली, 15 कॉइन्स मैंने ले ली, वो भी 75 रुपीज हो गए। ठीक है, वो भी 75 रुपीज हो गए। ठीक है, और यहाँ पे 5 कॉइन्स और 10 नोट्स के साथ भी मेरे पास 75 रुपीज है, क्योंकि ये आपस में परफेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं एक दूसरे को, ये दो कमोडिटीज। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे मेरे पास 15 कॉइन्स हैं या 5 कॉइन्स और 10 रुपए की 5 रुपए के 10 नोट्स हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। इसको कहते हैं, यहाँ पे जो कंज्यूमर है ना, इट्स कम्स टू मोनोमेनिया, इसको कहते हैं जो कंज्यूमर है, इट्स कम्स टू मोनोमेनिया इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, क्योंकि इट द कंज्यूमर ends up with consuming only one commodity। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं हम, मोनोमेनिया। ठीक है, जहां पे
एक कमोडिटी को कंज्यूमर छोड़ता है, इतना छोड़ता है कि पूरा ही छोड़ देता है, और एंड में उसको क्या बचता है, सिर्फ एक ही कमोडिटी बचती है और वही उसको सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसको कहते हैं, इस सिचुएशन को हम मोनोमेनिया। ठीक है, तो अगर हम ड्रॉ करें इंडिफरेंस करो इन केस ऑफ परफेक्ट सबस्टिट्यूट्स, वो कैसे दिखेगी? ठीक है, इसी टेबल को मैं यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट करता हूं, इसी टेबल को। ठीक है, यहाँ पे मैं लेता हूं 5 रुपी नोट या 5 रुपी कॉइन में लेता हूं, यहाँ पे एक ही बात है। यहाँ पे मैं लेता हूं 5 रुपी नोट्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सारे वन लिया, जीरो आएगा कहाँ पे? यहाँ पे लेता हूँ मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो आप ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे पास पहले 10 कॉइन्स थी और नोट्स कितनी थे? 5। तो यहाँ पे ये यहाँ पे मैं टेबल बनाता हूँ। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन 5 रुपी नोट, 5 रुपी कॉइन। ठीक है, पहले मैं लेता हूँ 5 रुपी कॉइन 1, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 7 से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि 5 रुपी 7 है हमारे ग्राफ में, तो 7। ठीक है, बी में लेता हूँ 5 रुपी नोट, 5 रुपी कॉइन को मैं इंक्रीज करता हूँ, इसके बदले एक ही सबस्टिट्यूट होगा, क्योंकि परफेक्ट सबस्टिट्यूट है इसलिए एक ही सबस्टिट्यूट है, मतलब ये 6 होगा। इसी तरह से यहाँ 3 होगा और यहाँ 5 होगा, यहाँ 4 होगा और यहाँ भी 4 होगा। तो ये जो 4 कॉम्बिनेशन में अगर प्लॉट करूं तो यहाँ पे देखिए, पहले मेरे पास 5 रुपी नोट कितने थे? 7, और कॉइन थी 1। ठीक है, ये ए कॉम्बिनेशन। उसके बाद थे मेरे पास कॉइन कितनी थी? 2। ठीक है, और नोट कितने हैं मेरे पास? 6। यहाँ पे आएगा। उसी तरह 3 5 और 4 4 4 एग्जैक्टली। तो अगर आप ड्रॉ करो, यहाँ पे मेरे को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्योंकि ये परफेक्ट सबस्टिट्यूट्स हैं आपस में, इसलिए मुझे परफेक्ट सबस्टिट्यूट्स हैं, इसलिए मुझे मिलेगी। जब मैं 5 करता हूँ कॉइन्स को, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, उसी तरह जब मैं 6 करूंगा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद जब 8 करूंगा तो एक जब 6 जब करूंगा तो 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 करूंगा तो 1 आएगा। ऐसे ड्रॉ हो जाएगी लाइन। जब मैं 5 रुपए के 8 कॉइन, स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगी। परफेक्ट सबस्टिट्यूशन स्ट्रेट लाइन ही आनी चाहिए, वरना ये ग्राफ गलत है।
चलिए ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे, अगर हम और जा देंगे, सिर्फ हम हमारे पास सिर्फ कॉइन मिलेगी, इसको कहते हैं मोनोमेनिया। हमारे पास इसको कहते हैं स्टेट ऑफ मोनोमेनिया। हमारे पास सिर्फ कॉइन्स ही रहेंगी, ठीक है, और वो भी 40 रुपए हो गए, ठीक है। यहाँ पे भी अगर देखेंगे वो भी 40 रुपीज हो गए, यहाँ पे भी 40 रुपीज, हमारे पास वैल्यू सेम है, सेम सेटिस्फेक्शन है। और हम सब क्योंकि परफेक्ट सब से हम छोड़ते जाएंगे क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होगी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी डिमिनिश नहीं होगी, क्योंकि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, हमें यूटिलिटी सेम मिलेगी। तो हम एक ही कमोडिटी लास्ट में सिर्फ कॉइन्स ही हमारे पास बचेगी, एक ही कमोडिटी बचेगी, दूसरी कमोडिटी हम हम पूरी छोड़ देंगे। जैसे हमारे पास अगर हम देखें, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे उसके बाद होगा 4, यहाँ पे 2 होगा, उसके बाद यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे 6 होगा 2, और यहाँ पे 7, यहाँ 8, यहाँ 8 और यहाँ 0, यहाँ 7 होगा, यहाँ 1, यहाँ 8 और यहाँ 0। तो हम देखेंगे हमारे पास सिर्फ कॉइन्स ही रहेंगी, नोट्स 0 होंगे, ठीक है। इसको कहते हैं मोनोमेनी। तो ये जो इंडिफरेंस करो है इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, ये होती है स्ट्रेट लाइन, और डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होती है। डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब नेगेटिव स्लोप होता है इसके ऐसे, और स्ट्रेट लाइन होती है। नॉर्मल गुड्स के लिए कन्वेक्स होती है टू द ऑरिजिन, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के लिए स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। और इसमें हम कहते हैं कि कंज्यूमर को मोनोमेनिया का सिचुएशन इसमें आती है कंज्यूमर के लिए। वो असल में वो छोड़ सकता है, यहाँ पे कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होती, और उसमें एक ही वो जो है कमोडिटी यूटिलाइज करता है लास्ट में। अगर उसके पास एक एक्स्ट्रा देंगे दूसरी कमोडिटी का, वो जो पहली कमोडिटी वो पूरी तरह छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसको सेम यूटिलिटी मिलती है, हर एक यूनिट से उसको सेम यूटिलिटी मिलती है दोनों कमोडिटीज में। इस एक यूनिट से सेम उतनी ही यूटिलिटी ए की, और बी के एक यूनिट से ही उतनी यूटिलिटी, इसलिए वो बी पूरी तरह छोड़ सकते हैं, और ए ही कमोडिटी उसके पास बचेगी, ए ही कमोडिटी उसको कहते हैं मोनोमेनिया, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस करो में आपने बताया, पहले तो इंडिफरेंस करो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। दूसरा, जो नॉर्मल गुड्स होते हैं उनके लिए ये जो इंडिफरेंस करो होती है कन्वेक्स टू द ऑरिजिन होती है। क्यों होती है कन्वेक्स टू द ऑरिजिन? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो तीसरा मैंने आपको बताया, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, उनके लिए इंटरफेरेंस करो होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड स्ट्रेट लाइन। क्यों होती है? क्योंकि वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, वो परफेक्टली एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसलिए उनमें जो इंटरफेरेंस करो होती है स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग नेगेटिव स्लोप होता है और स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। और इसमें जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, अगर आप गौर करें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसमें क्या होता है, जो मैंने आपको बताया, जो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन ए बी सी एंड डी हमारे पास था पहले, फॉर एग्जांपल 5 रुपी कॉइन एंड 5 रुपी नोट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास था 5 रुपी कॉइन, फॉर एग्जांपल पहले थी 1, ठीक है। 5 रुपी नोट था 7, उसके बाद दूसरी कॉम्बिनेशन में ये हो गया था 2, और ये कितना बचा था? ये बचा था 6। यहाँ पे ये 3 हो गया था, और ये कितना बचा था? 5। इसी तरह से अगर आप देखें तो ये 4 हो गया था, और ये भी 4 हो गया था। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितनी है? यहाँ पे हम एक ऐड करते हैं, 1 से 2, मतलब एक ऐड होता है 5 रुपी कॉइन का, और नोट भी छोड़ते हैं एक ही। यहाँ पे एक और 2 to 3 एक ऐड होता है, यहाँ 6 to 5 एक ही छोड़ते हैं, यहाँ 3 to 4 एक ऐड होता है, 5 to 4 हम एक ही छोड़ते हैं। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होती है 1, हमेशा हर जगह पे 1 है, मतलब 2 भी हो सकता है, मतलब कांस्टेंट है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन in case of perfect substitutes, the marginal rate of substitution is not diminishing, it is constant. For normal goods, the marginal rate of substitution is diminishing, ठीक है। एक और सिचुएशन है जहां पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज होती है। ये कौन सी सिचुएशन है? ठीक है,
मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग नहीं होता है बल्कि इंक्रीजिंग होते हैं। ये उन गुड्स में होता है जहां पे जो इंडिफरेंस करो है कनकेव हो, ठीक है, कनकेव टू द ऑरिजिन। ये जो केव है ना, केव जैसी, ये टुवर्ड्स द ऑरिजिन होते हैं, इसको कहते हैं कनकेव टू द ऑरिजिन। क्यों होते हैं ऐसा? क्योंकि ये उन गुड्स में होता है, अगर दो गुड हम ऐसे दो गुड लें जहां पे एक गुड, हम कहेंगे नॉर्मल गुड को हम कहते हैं गुड, ठीक है। एक गुड ऐसा भी होता है अगर हम उसका कुछ कंज्यूम करें तो हमारे लिए सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, हमारे हमको कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक यहाँ पे एक एप्पल है, यहाँ पे पोल्यूशन है, पोल्यूशन अगर हमारे पास है 10 यूनिट्स ऑफ पोल्यूशन, 10 यूनिट्स ऑफ पोल्यूशन, हम अगर देखें तो अगर हम बोलेंगे एक एप्पल ले लो और यहाँ पे पोल्यूशन कर दो 8 यूनिट्स, ठीक है, यहाँ पे 1 एप्पल है पहले, फिर हम एक और एप्पल लिया, पोल्यूशन 8 यूनिट कर दिया, फिर एक और एप्पल ले लिया और पोल्यूशन कर दिया से 4 यूनिट्स, ठीक है, से हम पहले करेंगे इसको 5 यूनिट्स। इसी तरह हमने एक और एप्पल ले लिया, पोल्यूशन, ये मैं एजम्पशन कर रहा हूँ, पोल्यूशन एक गुड नहीं है, नॉर्मल गुड नहीं है, ये एक बैड, इसको कहते हैं बैड, ठीक है, इससे हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, इससे हमें नेगेटिव सेटिस्फेक्शन मिलती है, ठीक है। इससे उल्टे हमें हमारे को इश्यूज होते हैं। अगर हम एक और ऐड करें तो हम कह सकते हैं चलो यहाँ पे 2 छोड़ दिए, यहाँ पे 3 छोड़ दें, यहाँ पे 4 छोड़ते हैं, हम वहां नहीं करेंगे। अगर 5 बार बोलेंगे हमें चाहिए ही नहीं कुछ, तो यहाँ पे अगर देखें तो मार्जिनल रेट ऑफ, यहाँ तक अगर देखें तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ दो के लिए एक सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ 3 के लिए एक सब्स्टिट्यूट किया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज होती है, इसलिए हमें कनकेव कर्व मिलती है। ये कनकेव कर्व कब मिलती है? जब यहाँ से जो हम इंक्रीज करें, जिसकी हम कंजप्शन इंक्रीज करते हैं वो गुड हो, और जिसकी हम कंजप्शन डिक्रीज करते हैं वो बैड हो। हम ज्यादा सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमें चाहिए ही नहीं। यहाँ पे भी कस्टमर को मोनोमेनिया होता है। Here also customer comes to monomania in case of concave indifference करो, क्योंकि जो दूसरा गुड हम छोड़ते हैं ना वो हमें चाहिए ही नहीं होता, जितना हम छोड़ते हैं वो उतना अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। इसलिए जो दूसरा गुड है वो अगर वो हम चाहते हैं वो हम कंज्यूम ही ना करें, जो दूसरा जो कमोडिटी है उसको हम बैड कहते हैं, वो हम छोड़ते हैं, ठीक है। जो गुड यानी नॉर्मल गुड होता है वो उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, हम चाहते हैं उसका एक्स्ट्रा यूनिट हमें मिलता जाए, ताकि चाहे हम जो दूसरा है जो जिसको हम बैड कहते हैं वो हम उसको कहते हैं बैड कमोडिटी। जो बैड कमोडिटी है अगर हमें चाहिए ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन, तो उसको हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे यहाँ भी हम हियर आल्सो कंज्यूमर एंड्स अप इन कंज्यूमिंग जस्ट वन कमोडिटी दैट इज नॉर्मल गुड, ठीक है। जो बैड कमोडिटी है वो हम चाहते हैं कि हम पूरा छोड़ दें, ठीक है। यहाँ पे इन केस ऑफ कनकेव इंडिफरेंस करो द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। जहां पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीजिंग हो या कांस्टेंट हो, वहां पे कस्टमर को मोनोमेनिया की सिचुएशन होती है, यानी वो एक ही कमोडिटी कंज्यूम करता है और उसी में सेटिस्फाई रहता है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है जो लास्ट में आपको पढ़ाऊंगा इंडिफरेंस कर्व्स में, ठीक है, वो है, मैं आपको पढ़ाऊंगा 2 प्रॉपर्टीज और मैं पढ़ाऊंगा। एक प्रॉपर्टी है टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर मीट, ठीक है। अगर वो मीट करती तो रिजल्ट जो मिलेगा वो हमें अब्सर्ड मिलेगा, इलॉजिकल रिजल्ट हमें मिलेगा, ठीक है। उसकी कोई लॉजिकल रिजल्ट नहीं होगा, वो बेसलेस रिजल्ट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे देखें 2 इंडिफरेंस कर्व हैं ऐसे, IC1 IC2, ठीक है, यहां पे मिलते हैं, यहाँ पे A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट। हम सपोज करते हैं इंडिफरेंस करो दे मीट, वी सपोज दे मीट,
तो रिजल्ट क्या मिलेगा हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन होगी, यहाँ पे भी कोई कॉम्बिनेशन होगी और यहाँ पे भी कोई कॉम्बिनेशन होगी। ठीक है, तो अगर आप देखें ए और बी सेम इंडिफरेंस करो पे हैं, यानी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी होगी। अगर देखें तो यहाँ पे अगर देखें जो बी पॉइंट बी है, ए पॉइंट पे फॉर एग्जांपल हमारे पास है यहाँ 5 यूनिट एक कम्युनिटी के, दूसरी कम्युनिटी के 4 यूनिट, यानी ए कॉम्बिनेशन पे हमें 5 और 4 है। ठीक है, बी यूनिट पे हमारे पास कितने हैं, यहां पे अगर देखें ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है 4, यानी इससे कम है, और यहाँ पे इससे ज्यादा है 4 और 6 हम लेते हैं फॉर एग्जांपल। बी पे हमारे पास है 4 और 6। ठीक है, ए और बी सेम इंडिफरेंस पे करो पे है, मतलब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये और ये ए और बी हमें सेम यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर हम ए और सी को देखें, ठीक है, ए और सी भी सेम इंडिफरेंस करो पे हैं, मतलब ये भी हमें सेम यूटिलिटी प्रोवाइड करने चाहिए। सी पे हम देखेंगे, सी यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से हम यहाँ जाए, हमें फॉर एग्जांपल इस कमोडिटी के हमारे पास है यूनिट्स फॉर एग्जांपल 4.5 यूनिट्स है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है 4.5 यूनिट्स, और यहाँ पे अगर देखें तो 7 यूनिट्स है। यहाँ पे देखिए, अगर ए और सी सेम, ए और बी सेम इंडिफरेंस पर करो पे है, मतलब सेम यूटिलिटी है, और ए और सी भी सेम, ए और बी भी सेम इंडिफरेंस करो पे है, और ए और सी भी सेम इंडिफरेंस करो पे है, मतलब इससे और इससे हमें सेम यूटिलिटी मिलती है, इससे और इससे भी हमें सेम यूटिलिटी मिलती है। लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजिटिविटी ये कहता है कि बी और सी से भी हमें सेम यूटिलिटी मिलनी चाहिए। देखते हैं बी और सी, ये बी और सी हैं, लेकिन अगर हम बी और सी को देखें, यहाँ पे अगर ये देखें, पहला ये भी 4 यूनिट्स है और ये भी 4.5 यूनिट्स है, मगर यहाँ पे जो नंबर ऑफ यूनिट्स है ना वो ज्यादा है, ये हो ही नहीं सकता। ये इसको कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहते हैं कि अगर हमारे पास 2 बंडल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 बंडल्स हैं, ए और बी के 2 बंडल्स हैं, यहाँ हमारे पास 4 हैं और यहाँ पर हमारे पास 5 है, यहाँ पे ए के 4 है लेकिन बी के 6 है। तो ये कहता है कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगी इस बंडल से। अगर ये X1 बंडल है और ये X2 बंडल है, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन इस बंडल से मिलेगी। लॉजिकल है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं इसके सॉरी इन कंपैरिजन टू दिस बंडल, इस बंडल में इन कंपैरिजन टू दिस, इस बंडल में एटलीस्ट एक कमोडिटी के यूनिट ज्यादा है। अगर दोनों कमोडिटीज के यूनिट ज्यादा है तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन अगर एटलीस्ट एक ही कमोडिटी के यूनिट ज्यादा है तो कस्टमर X2 कॉम्बिनेशन प्रेफर करेगा एज कंपेयर टू X1 कॉम्बिनेशन। इसको कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो दूसरी कॉम्बिनेशन होती है इसमें एटलीस्ट वन ऑफ द कमोडिटीज के जो नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। देखिए यहाँ पे ए के यूनिट्स कितने हैं? 4, यहाँ भी एक 4 है, यहाँ के कितने हैं? यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है बी का। इसका मतलब है मोनोटोनिक प्रेफरेंस जो है ये एजम्पशन है, ये लॉजिकल भी है, वो क्योंकि हर एक एक्स्ट्रा जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होते हैं, ये हम एज्यूम करते हैं कि इसकी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है और इसका जो एक्स्ट्रा यूनिट है वो मोर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा एज कंपेयर टू दिस कॉम्बिनेशन। तो यहाँ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि इसकी और इसकी सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ यूटिलिटी सेम होगी, क्योंकि हमने एज्यूम किया था कि ये जो इंडिफरेंस करो 2 है ये इंटरसेक्ट करते हैं। अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि इंडिफरेंस करो इंटरसेक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट हमें ऑब्सर्ड मिलेगा, हमें जो है सही रिजल्ट नहीं मिलेगा, इलॉजिकल बेसलेस रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं बी और सेम की यूटिलिटी, बी और सी की यूटिलिटी जो कि डिफरेंट इंडिफरेंस करो पर हैं वो सेम है, लेकिन हमें दिखाता है कि इनकी यूटिलिटी डिफरेंट है, इसलिए 2 इंडिफरेंस करो नहीं मिलती, ये रिजल्ट बेसलेस है। अब ये जो है इंटरसेक्शन ऑफ 2 इंडिफरेंस कर्व्स इज बेसलेस, इट इज इलॉजिकल, 2 इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट। क्यों? इससे हमें जो कॉम्बिनेशंस मिलती हैं उनकी यूटिलिटीज डिफरेंट आती हैं, इसलिए 2 इंडिफरेंस कर्व्स नहीं मिल सकती। ये एक और फीचर है इंडिफरेंस कर्व्स का। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस आपको समझ आया होगा। अगर 2 कॉम्बिनेशन बंडल्स हैं, अगर हमें 2 बंडल्स हैं, ठीक है, 2 कॉम्बिनेशंस हैं ए और बी, ठीक है, इसमें ए और बी की हमें 2 कॉम्बिनेशन हैं, 2 कमोडिटीज हैं,
इसकी एक कॉम्बिनेशन है और बी दूसरी कॉम्बिनेशन है। अगर एक कॉम्बिनेशन में दोनों में से एक ही के यूनिट्स ज्यादा है तो जिसके यूनिट ज्यादा है वही वाली कॉम्बिनेशन कस्टमर प्रेफर करेगा। ठीक है, अगर दोनों के यूनिट ज्यादा है तो करेगा ही करेगा। अगर एटलीस्ट वन ऑफ द कम्युनिटीज के यूनिट ज्यादा है तो करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें 4 है और 5 और इसमें 4, ए के 4 और बी के 6, तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस का एजम्पशन है कि कंज्यूमर ये कॉम्बिनेशन प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू दिस। अगर इसमें इसके 5 हैं और इसके 6 मतलब दोनों के ज्यादा है तो वो तब तो करेगा ही करेगा। एटलीस्ट वन ऑफ द कमोडिटीज के यूनिट ज्यादा होने चाहिए, इसको कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। जब हम इंडिफरेंस कर्व्स को इंटरसेक्ट करवाते हैं, ये जो है मोनोटोनिक प्रेफरेंस का जो एजम्पशन है ये वहां पे होल्ड नहीं करती, इसलिए दो इंडिफरेंस कर्व्स इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, एक और फीचर है इंडिफरेंस कर्व्स का। एक और हम यहां पे पढ़ेंगे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं अगर हम एक चीज की कंजप्शन करते हैं उससे दूसरे चीज की कंजप्शन बढ़े। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कार और पेट्रोल। ठीक है, अगर ज्यादा कारें खरीदेगा इंसान तो पेट्रोल भी ज्यादा बिकेगा क्योंकि कार को चाहिए पेट्रोल। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं कि नहीं, लेकिन हैं ये कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, इसी तरह कोई भी आप ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल, जैसे कार और पेट्रोल है, पेन और इंक है। ठीक है, अगर मैं ज्यादा पेन यूज करूं तो इसका मतलब है इंक जो दूसरी कमोडिटी है वो भी ज्यादा बिकेगी, वो उसकी कंजप्शन भी ज्यादा होगी। तो ये कॉम्प्लीमेंट्स हैं आपस में। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होती है एक चीज को मैं दूसरे चीज से पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट करूंगा। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं एक यूटिलाइजेशन एक चीज की बढ़ेगी, एक चीज की कंजप्शन बढ़ेगी, दूसरी कमोडिटी की कंजप्शन उसके साथ बढ़ेगी, उसको कहते हैं परफेक्ट, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। सब्स्टिट्यूट्स होते हैं अगर एक की कंजप्शन बढ़े तो दूसरी की कंजप्शन घटेगी। ठीक है, यहाँ पे दोनों की कंजप्शन इंक्रीज होती है साइमल्टेनियसली, यहाँ पे एक की कंजप्शन इंक्रीज होती है दूसरी की डिक्रीज होती है, क्योंकि ये मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ इसके बारे में। इसलिए अगर ये दो फॉर एग्जाम्पल ए और बी है सब्स्टिट्यूट, अगर मैं ए की कंजप्शन इंक्रीज करूंगा तो बी की कंजप्शन डिक्रीज हो सकती है, डिक्रीज होगी। क्यों? ए को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं बी के साथ। ठीक है, बी के बदले में ए यूज कर सकता हूं, मुझे बी चाहिए ही नहीं। फिर अगर वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, अगर मेरे पास सिर्फ ए है तो मैं उससे काम चला सकता हूं। ठीक है, अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं तो बी के बदले में ए यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स में ए की कंजप्शन कम होती है दूसरी की कंजप्शन बढ़ने से, और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में क्या होता है कि एक की कंजप्शन इंक्रीज होती है तो दूसरे की कंजप्शन भी इंक्रीज होती है। ठीक है, जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं उनके लिए जो इंडिफरेंस कर्व है वो एल शेप्ड होती है। ठीक है, वो होती है एल शेप्ड। अगर फॉर एग्जांपल यहां पे मैं ले लूं ठीक है, देखिए यहां पे अगर मैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मुझे कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी? अगर मैं ये कार है इसके 2 यूनिट्स यूज करता हूँ, ये पेट्रोल है इसके भी 2 यूनिट्स, फॉर एग्जांपल ये एक कॉम्बिनेशन, यहाँ पे 2 यूनिट्स कार और 2 यूनिट्स पेट्रोल के। अगर मैं कार के 2 यूनिट्स ही मेरे पास 2 ही यूनिट्स हैं गाड़ी के, अगर मैं पेट्रोल कितना भी खरीदूं मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि गाड़ी है नहीं, पेट्रोल डालूंगा किसमें? ठीक है, ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं। इसकी कंजप्शन जब इसकी भी कंजप्शन इंक्रीज होगी तब मुझे सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगी। लेकिन इंडिफरेंस करो का क्या मतलब है? सेटिस्फेक्शन सेम मिलनी चाहिए। सेम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगी? जब मेरे पास सिर्फ 2 यूनिट्स कार के होंगे और पेट्रोल कितना भी हो मुझे सेटिस्फेक्शन मेरी इंक्रीज नहीं होगी, सेटिस्फेक्शन सेम रहेगी। सेम सेटिस्फेक्शन सेम यूटिलिटी मतलब इंडिफरेंस करो, मुझे हर एक करो पे मुझे सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। सेम वे यहां से भी सेम फंडा है, यहाँ इस तरफ भी। अगर मेरे पास 2 यूनिट्स हैं पेट्रोल की, ये 2 यूनिट्स कार के हैं, ये सेटिस्फेक्शन मुझे मिलती है। अगर 2 यूनिट्स हैं पेट्रोल के, यहाँ पे मैंने एक और गाड़ी ले ली, लेकिन उसके लिए पेट्रोल है ही नहीं, सेटिस्फेक्शन सेम रहेगी। एक और गाड़ी ले ली, सेटिस्फेक्शन सेम, पेट्रोल है ही नहीं, एक और गाड़ी ले ली। इसलिए जो इंडिफरेंस करो है ये जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स है इनकी जो इंडिफरेंस करो है वो एल शेप्ड है। ठीक है, हाँ सेटिस्फेक्शन मुझे यहाँ पे इंक्रीज होगी जब 3 यूनिट्स कार के होंगे और 3 यूनिट्स पेट्रोल के होंगे। यहाँ पे सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी, 4 यूनिट्स पेट्रोल के होंगे, 4 यूनिट्स कार के होंगे।
ठीक है, तो ऐसे मेरी जो है सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी, लेकिन वो अलग इंडिफरेंस कर्व होगी जो मैं नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूं। अगर मैं यहां पे एक ग्राफ ले लूं, नॉर्मल गुड्स के लिए मैं इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो यहां पे जो इंडिफरेंस कर्व है ना, जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगी टुवर्ड्स द राइट, उससे मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। कैसे? यहां जो मोनोटोनिक प्रेफरेंस का अजम्पशन है वही काम करते हैं। देखिए, अगर यहां पे मैं देखूं, यहाँ पे 3 यूनिट्स हैं एक कमोडिटी के, और यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल 6 यूनिट्स दूसरे कमोडिटी के, 3 4 5 6, ठीक है। देखिए, अगर देखिए हायर, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। ए पॉइंट में ए कमोडिटी, ये ए कमोडिटी है, ये बी कमोडिटी है। ए पॉइंट पे इस ए कमोडिटी बी कमोडिटी के 6 यूनिट्स हैं, ए कमोडिटीज के कितने यूनिट्स हैं? 3। ये कॉम्बिनेशन ऐसे बनी, ठीक है। ये हर जगह पे यहाँ पे सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अगर मैं कन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर ऐसे में इसको यहां से यहां तक ले लो, यहाँ पे बी कमोडिटी कितने यूनिट्स हैं? 6, बट ए कमोडिटी के कितने यूनिट्स हैं? 4। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिलेगी। ज्यादा सेटिस्फेक्शन मोनोटोनिक प्रेफरेंस का एग्जम्पशन क्या कहता है? ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगी? इसमें, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी, एटलीस्ट वन कमोडिटी ज्यादा है, इसलिए मुझे यहाँ पे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। मतलब मोर हायर इंडिफरेंस कर्व विल ब्रिंग मोर यूटिलिटी और मोर सेटिस्फेक्शन। इसी तरह अगर मैं यहाँ बढ़ूं, यहाँ पे एक बी कमोडिटी के 6 यूनिट्स हैं, ठीक है, बट ए कमोडिटी के कितने यूनिट्स हैं? 5 यूनिट्स। तो ये बन गए 6 और 5। इसमें बी कमोडिटी के यूनिट्स और ज्यादा हो गए, तो सी पॉइंट पे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी एज कंपेयर टू बी, बी पॉइंट पे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी एज कंपेयर टू ए, बिकॉज हायर कन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व ब्रिंग्स मोर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, नॉर्मल गुड्स की बात कर रहा हूं, ये नॉर्मली मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि हायर इंडिफरेंस कर्व ब्रिंग्स मोर सेटिस्फेक्शन, बिकॉज ये नॉर्मल गुड्स के लिए जो मैं, अगर मैं गुड, जो कोई भी गुड बैड कमोडिटी है या गुड कमोडिटी, मैं नॉर्मल गुड्स की बात, अगर मैं ऐसी जनरल बात करूंगा, मुझे इसका मतलब है नॉर्मल गुड्स की बात कर रहा हूं। हायर इंडिफरेंस कर्व विल ब्रिंग मोर सेटिस्फेक्शन और मोर यूटिलिटी। यहाँ पे हर जगह सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, बट ये हायर इंडिफरेंस कर्व है, इस पे जो सेटिस्फेक्शन है वो मोर होगी, इसके हर पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन मोर होगी एज कंपेयर टू एवरी पॉइंट ऑन दिस इंडिफरेंस कर्व। इसको कह सकते हैं IC1, IC2, इंडिफरेंस कर्व 2, इसको कहते हैं इंडिफरेंस कर्व 3। ठीक है, अगर ये पॉइंट भी ले लें तो यहाँ पे ज्यादा होगा सेटिस्फेक्शन एज कंपेयर टू दिस पॉइंट। ठीक है, ये डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व हम बनाते हैं ना, इसको कहते हैं हम इंडिफरेंस मैप। फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स इज कॉल्ड फैमिली ऑफ IC कर्व्स, इंडिफरेंस कर्व्स, फैमिली ऑफ IC कर्व्स इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। ठीक है, अगर एक कनकेव होती ना ये इंडिफरेंस कर्व, जो इनर वाली कर्व होगी वो मोर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगी, क्योंकि उसमें एक बैड कमोडिटी होती है, इसकी वजह से जो इनर वाली इंडिफरेंस कर्व है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक मैं एंड करता हूं। जो लास्ट लेक्चर है वो इससे कनेक्टेड है, वहां से मैंने ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस स्टार्ट किया, तो यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट किया ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। यहाँ पे मैंने इंडिफरेंस कर्व कैसे ड्रॉ की जाते हैं वो बताया आपको। ठीक है, और मैंने बताया आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट कब होती है, ठीक है, वो डिक्रीजिंग कब होती है, इंक्रीजिंग कब होती है, डिमिनिशिंग यानी डिक्रीजिंग कब होती है, इंक्रीजिंग कब होती है, और कांस्टेंट कब रहती है, ये मैंने आपको सब बताया। अगर आपको वीडियो आपको समझ ना आए तो वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छी तरह से ये समझ आएगा। आपको अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, सो दैट आई कैन improve my delivery of this lecture। ठीक है, तो कमेंट्स में बता दीजिएगा कि लेक्चर आपको लगे कैसा लगा। आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे लेक्चर को। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय।